ठीक है प्रकाश जी, एक बार हम न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। जब वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ रही थी तो इन न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह जो है इस बिल को हम पेश करेंगे संसद में। अब तमाम जो टैक्स पेयर्स हैं वो इस उम्मीद में हैं कि जो न्यू इनकम टैक्स बिल होगा उसमें कौन से क्लॉज ऐसे हो सकते हैं जिनको लाया जा सकता है या कौन से ऐसे पुराने हो सकते हैं जिनको हटाया जा सकता है, जरा इस पर भी एक प्रकाश डालिए। जी, जो हमारा पहले इनकम टैक्स था वो 1961 में ड्राफ्ट हुआ था और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लिटिगेशंस आए, चेंजेस हुए, सब क्लोज बने, प्रोविजोज बने, इतने सारे प्रोविजोज, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन के बाद हमारा जो पुराना टैक्स लॉ था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ये एक स्टेप है कि जिसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके और एक बिल्कुल ही एक सरल और एक बिल्कुल आसान समझने वाला टैक्स लॉ मेरे हिसाब से आना चाहिए, जिसके अंदर मिनिमम टैक्स प्रोविजंस के साथ, जैसे अभी हम गवर्नमेंट की अगर इंटेंशन देखें तो पिछले 3 से 4 बजट में यही हो रहा है कि न्यू रिजिम आ गया, आपको एग्जाम्शंस को धीरे धीरे करके सब चीज़ों को, कॉम्प्लिकेशंस को, कैलकुलेशंस को छोड़ के आप एक फ्लैट रेट पे आ रहे हैं। तो वही चीज़ें न्यू टैक्स बिल में भी ये आएगा कि भी जो इनकम टैक्स एक्ट न्यू आ रहा है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस जो अभी रेलिवेंट नहीं है या कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं या उनमें लिटिगेशन चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं कि जिसमें हम लिटिगेशंस में चल रहे हैं, तो उन लिटिगेशंस को गवर्नमेंट कम करना चाह रही है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ मुझे ये लगता है कि अब जो नया टैक्स लॉ आएंगे वो मोर सिंप्लिफिक तरीके से आएंगे, जो कॉमन मैन की समझ में भी आएगा और टैक्स एक्सपर्ट्स में भी आएगा और लिटिगेशंस और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बेनिफिट होगा कि उसमें लिटिगेशंस कम से कम होंगे। तो ये इसी सोच के साथ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो ये नेक्स्ट स्टेप है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर है कि टैक्स लॉज को एक सिंप्लीफाई वे में प्रेजेंट किया जाए। प्रकाश जी, मुझे लगता है कि अगर हम न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ये भी समझना ज़रूरी है जो ओल्ड टैक्स रिजीम था सरकार ने उसको खत्म कर दिया बीते सालों, लेकिन ये खत्म क्यों किया गया, क्या आखिर कमियां इसमें थी, और अगर सरकार न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर आई तो इसमें क्या ऐसे खामियां तो ओल्ड टैक्स बिल रिजीम को लेकर थी जिसको लेकर सरकार को न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है वो लानी पड़ी। तो एक बार ज़रा इनमें अंतर भी ज़रा हमें समझाइए, हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। ओल्ड टैक्स बिल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ओल्ड टैक्स स्लैब जो है हमारा, ओल्ड टैक्स रेट्स अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, बट वो नया जब इनकम टैक्स लॉ आएगा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उसमें उसको स्क्रैप कर देगी, बट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या होता था कि हमारा 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% था, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% था और 10 लाख से ऊपर 30% है, बट उसमें हमें बहुत सारी एग्जाम्शंस मिलती थी। सपोज कीजिए HR है, कोई किराए के घर पे रह रहा है तो उसकी वो रिबेट क्लेम कर सकता था। अगर किसी ने होम लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसको भी उसके 2 लाख रुपए तक की उसको एग्जेम्पशन थी। तो गवर्नमेंट ने ये पैरेलली एक ऑप्शन रखा है कि कोई टैक्स पेयर ये ना कहे कि मेरे को पहले मैंने प्लान करके ये किया हुआ था, होम लोन लिया हुआ है, मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मेरी रिबेट खत्म हो रही है। तो गवर्नमेंट ने पैरेलली एक ईजी टैक्स स्ट्रक्चर पेश कर दिया जिसके अंदर ऑलरेडी हमारी 4.5 से 5 लाख रुपए की रिबेट अगर कोई लेता है उससे ज़्यादा बेनिफिट उसको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी उसको टैक्स सेविंग डॉक्यूमेंटेशन के, जो पहले इतनी डॉक्यूमेंटेशन होती थी HRA क्लेम करने के लिए आपको रेंट रिसीट देनी है, आपको रेंट एग्रीमेंट देना है, डिपार्टमेंट को बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती थी। तो वो अब कॉरपोरेट के अंदर इजी टैक्स कंप्लायंस को देखते हुए उन्होंने ओल्ड स्लैब रेट्स को ख़त्म करके नए स्लैब रेट पे आए हैं, जहाँ के मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पे 0 डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं कि आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं लेना, आपको फ्लैट रेट है और बेनिफिशियल है। ये नहीं है कि भी गवर्नमेंट ने कुछ एक्स्ट्रा रेट कर दिया वहाँ पे कि पहले जो आप चीज़ें क्लेम कर रहे थे उससे ज़्यादा बेनिफिट उनको विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन दे दिया। एक ये सिंपल भाषा में अगर कहें, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। ये पर्पज़ है नए स्लैब का। पुराने स्लैब में अगर कोई रहना चाहता है जिसको कोई बहुत ही हाई रेंट पे कर रहा है, सपोज कीजिए किसी की 10 लाख रुपए महीने की सैलरी है और वो 5 लाख रुपए के करीब का घर का रेंट पे कर रहा है, तो उसके लिए ही एक बेनिफिशियल हो सकता है ओल्ड टैक्स रिजिम। बाकी किसी भी सिनेरियो में ऐसा नहीं लगता कि ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिशियल होगा अभी आज के डेट। और अगर जो न्यू इनकम टैक्स बिल है वो आता है तो एक कंफ्यूजन लोगों में ये भी है कि जब न्यू टैक्स इनकम बिल आएगा संसद में तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो नई टैक्स स्लैब है उसको सरकार कायम रख सके या हटा दे? जो अभी इसी बजट में जो स्लैब रेट्स आए हैं जो न्यू स्कीम की, डेफिनेटली वही आएंगी न्यू टैक्स बिल में डेफिनेटली। और जो ओल्ड हमारा रिजिम चल रहा था, ओल्ड रिजिम को डेफिनेटली वो स्क्रैप करेंगे।
ओल्ड रिजीम इसमें खत्म हो जाएगी, जो भी बेनिफिट्स थे या क्योंकि अभी जो पर्पस है गवर्नमेंट का वो टैक्स सिंप्लीफिकेशन का है, तो वो बहुत सारी एग्जाम्पशंस को देके और के इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करना चाह रही कॉमन मैन के लिए कि भी आपको कैलकुलेट करना भी वो हो। तो एक सिंपल फ्लैट रेट्स के ऊपर कि आपका इतना इनकम है तो इतना टैक्स लगेगा और विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, और उसके हिसाब से आएगा। तो न्यू टैक्स बिल जो आएगा उसमें जो एग्जाम्पशंस है, जो टैक्स रेट्स है, जो अभी न्यू रिजिम के रेट्स हैं, डेफिनेटली वो सेम ही आएंगी। ठीक है भाटिया जी, जिस तरीके से अगले सप्ताह ये उम्मीद है कि जो न्यू इनकम टैक्स बिल है वो आ सकता है, तो इसमें मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, आपसे भी ये भी समझना चाहूँगी खास तौर से कि जो नया इनकम टैक्स बिल आएगा तो उसमें कौन कौन से क्लॉज आ सकते हैं आपकी नज़र से एक बार। जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि मुझे भी लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का जो पर्पज़ है उसको सिंपल करना है कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो इसमें जो बिल आएगा उसमें यही सब चीज़ें होगी, जो ये रिबेट्स थी इसको इस तरह से ना मिलके सिंपल से फॉर्मेट हो कि जिसकी जो इनकम है उस हिसाब से वो टैक्स दे। तो मुझे उम्मीद है कि ये मतलब जो बिल आएगा वो सभी के फेवरेबल होगा और सब कॉमन मैन के लिए आसान होगा, जिससे समझना आसान होगा और कॉम्प्लिकेशन से हम बच पाए, यही उम्मीद है। प्रकाश जी, एक बार जो सर्विस क्लास और बिजनेस क्लास है हमारे समाज में, ख़ास तौर से उनके पर्सपेक्टिव से इस न्यू इनकम टैक्स रिजीम को हम देखें, जो नए टैक्स स्लैब आए हैं उनको ख़ास तौर से उनकी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनके लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं। 12 लाख एनुअली इनकम पर अगर आपको कोई टैक्स नहीं देना तो जो सर्विस क्लास बिजनेस क्लास है तो उनके हिसाब से किस तरीके से रहने वाला है? नहीं, डेफिनेटली जब आपके पास नेट डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है तो उसके मल्टीपल इम्पैक्ट्स आते हैं, और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू में भी और आप पैरेलल इकोनॉमीज में भी देख रहे हैं आप, वो चीज़ें भी ख़त्म होती है। अगर हम टैक्स इंडिविजुअल्स की बात करें, वैसे अगर हम करंटली 93 लाख लोग ऐसे हैं, मोर देन 10 लाख रुपीज़ के ब्रैकेट में आ जाए, 93 लाख लोग ऐसे हैं जो जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, उनको डायरेक्टली हिट करेगा ये, डायरेक्टली बेनिफिट करेगा ये। और इसके जो 7 से 10 लाख हैं के बीच में है वो भी मोर देन 1 करोड़ पीपल्स हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इस न्यू रिजिम का इम्पैक्ट आएगा और इकोनॉमी पे भी ये पॉजिटिवली हिट करेगा। अगर हम पुराने टैक्स कलेक्शन की भी देखें तो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, पहले 2014 का अगर हम डाटा देखें, 2014 में मोर देन 10 लाख की स्लैब रेट में केवल 18 लाख लोग थे। 18 लाख लोगों की आय 10 लाख से ऊपर होती थी पहले 2014 में, और नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद आज 2024 में गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से 93 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर है। तो यानी कि इसके अंदर 5 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, जो कि हमारे टैक्स पेयर्स 18 लाख जो 10 लाख से ऊपर की कैटेगरी में थे, आज 93 लाख पीपल्स ऐसे हैं जो 10 लाख से ऊपर अर्न कर रहे हैं। तो टैक्स बेस को रिड्यूस करने से, रेट को रिड्यूस करने से टैक्स बेस भी इंक्रीज होता है और धीरे धीरे करके इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू बढ़ के ही आता है। टैक्स फोरगोन से ऐसा नहीं है कि भी रेवेन्यू रिड्यूस हो रहा है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिवली आएगा, इकोनॉमी भी पॉजिटिव पड़ेगा और टैक्स पेयर को भी एक रिलीफ मिलेगा अच्छे अमाउंट का। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो आपने हमारे साथ शेयर किया है प्रकाश जी, कि ऐसे 93 लाख लोग हैं जो कि 2024 तक जो कि 10 लाख से ज़्यादा जो है वो उनकी इनकम हो रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो नया टैक्स स्लैब आया है इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या किस तरीके से रहने वाला है ऐसे टैक्स पेयर्स के ऊपर? डायरेक्टली तो आप देखेंगे कि डायरेक्टली तो उसके जेब में एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, तो उस चीज़ से उसको डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है। इनडायरेक्टली क्योंकि गवर्नमेंट एक विजन के साथ चल रही है कि 2047 में हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो उस विजन के साथ चल रही है, तो उससे गवर्नमेंट उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज स्पेंड हो रहा है, कि अगर आपको डेवलप बनना है तो आपको 2 से 3 चीज़ें ऐसी है कि भी एक तो आपको टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी पे स्पेंड कर रही है। जैसे बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया था कि भी टेक्नोलॉजी पे स्पेंड हो रहा है, एमएसएमई को बूस्ट किया जा रहा है, बिजनेसेस को डेवलप होगा, एमएसएमईज बूस्ट करेगी, टेक्नोलॉजीज इंडिया में नई आएंगी, मशीन्स नई आएंगी और इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों के पास जॉब क्रिएशन भी आएगा, उससे जो एग्जिस्टिंग एमएसएमईज हैं वो भी स्ट्रांग होंगी और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पे देखने को मिलेगा हमें।